हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह के अंतर्गत बिहार स्पेशल के सीरीज के तहत बिहार के इतिहास का आज हम लोग अवलोकन करेंगे, जिसमें प्राचीन बिहार के इतिहास को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा आने वाला अगला सीरीज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार के इतिहास के कालखंड को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म। और इन पांचों कालखंड को एक एक करके हम लोग बारीकी से देखेंगे और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है उसका हम लोग अवलोकन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत होता क्या है? पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, चेचर जो वैशाली में है, मनेर जो पटना में है एवं सोनपुर सारण में है से त्राम प्रशस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा जो कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिला में ये सभी स्थल स्थित है, आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं जो कि जहानाबाद में स्थित है। राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियाँ आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। अब हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत कौन कौन सा है। रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक, जैन रचनाएं भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज का इंडिका में जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है उसमें भी साहित्यिक स्रोत मिलता है बिहार के इतिहास के बारे में। फहियान, इत्स्यांग, हेनसांग की यात्रा वृत्तांत में भी मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखेंगे पाषाण काल। फ्रेंड्स, तो पाषाण काल को 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। और चौथा है ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल। तो एक एक करके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल को देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। आखेटक मतलब क्या होता है? शिकार करने वाला। इस पूरा पाषाण काल में मानव क्या करने लगे थे? शिकार करने लगे थे और अपने भोजन को क्या संग्रह करने लगे थे। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के है। मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्रहक एवं पशुपालक था। मध्य पाषाण में हुआ क्या? पूरा पाषाण में मानव क्या था? आखेटक और खाद्य संग्रह का कार्य केवल करता था, लेकिन मध्य पाषाण में आते आते मानव पशुपालक का भी एक काम करने लगा। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल में क्या मानव के एक समाज बन गया था और एक कम्युनिटी के साथ एक
एरिया अर्थात बस्तियों में बना लिया, तो जिसमें वो मानव सभी लोग निवास करने लगे थे। नवपाषाण काल में के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुआ है, और जो है चिरांद जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, चेचर वैशाली में है, मनेर पटना में है, सनुआर रोहतास में है, से प्राप्त पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में पत्थर और हड्डियों के औजार क्या प्रारंभ हो गया, और इससे पता चलता है कि नवपाषाण काल में मानव का विकास एक क्रम से होने लगा था। फिर देखते हैं कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में क्या हुआ है, कैमूर के पहाड़ी से और नवादा और जमुई से क्या प्राप्त हुआ, गुफा चित्र प्राप्त हुआ। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के थे। त्राम्पसाण काल, चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से त्राम्पसाण काल के अवशेष मिले हैं। फ्रेंड्स, तो परीक्षा में ये पूछ लिया था इनमें से किस स्थान से त्राम्पसाण कालिक अवशेष प्राप्त हुआ है। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर और सनुआर। इसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा, उसको हम लोग टिक आउट करना है। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। त्राम्पसाण काल में तांबा के धातु का औजार मानव बनाना प्रारंभ कर दिया था, जो कि नवपाषाण काल से एक स्टेप आगे पत्थर से मानव तांबे का औजार का उपयोग करना सीख लिया था। ये सभी अवशेष 1000 ईसा पूर्व के हैं। कितने दिन पहले के हैं, 1000 ईसा पूर्व का। अब हम लोग देखेंगे वैदिक काल। फ्रेंड्स, वैदिक काल को दो भागों में मेनली बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को क्या ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है, जो कि वैदिक काल के और काल पीरियड देखो तो वहाँ 1500 से बीसी से लेकर 600 बीसी तक है, जिसमें 1500 से 1000 बीसी तक पूर्व वैदिक काल है, जिसको ऋग वैदिक काल कहा जाता है, और 1000 बीसी से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वैदिक काल को। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित था। वेदों पर जो इतिहास आधारित, तो उसको क्या बोला जाता है, वैदिक सभ्यता बोला गया। वैदिक सभ्यता को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल, जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। पूर्व वैदिक के या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं हुआ था। ये यहाँ पे बहुत VVI पॉइंट मिला है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्रों में हुआ था। कहाँ तक हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में गंडक नदी कहाँ है? जो कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से होकर गंगा में जाकर रोहतास के पास मिल जाती है, पूर्णिया के पास मिल जाती है। वो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में किया गया है, जो तिरहुत मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं ब्रात शब्द से संबोधित किया गया। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है BPSC और बिहार के तमाम परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न को पूछ लिया गया है। ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जाना जाता है? कीकट और ब्रात, दोनों इसको याद रख दीजिए, क्योंकि इसमें 5वां ऑप्शन भी देता है। इसमें वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वराह पुराण में कीकट को क्या बोला गया है? अपवित्र प्रदेश। अब देखेंगे महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में था। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद कहाँ था? बिहार में था, जो जिसमें पहला है बज्जी या लिच्छवी, जो वर्तमान वैशाली
मुजफ्फरपुर जिला के क्षेत्र में पड़ता है। वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में पड़ता है कंबाइंड रूप से। दूसरा है मगध, जो पटना, गया, नालंदा क्षेत्र के एरिया में पड़ता है। जो अभी वर्तमान में पटना के एरिया है, गया के एरिया है और नालंदा क्षेत्र का एरिया है, उस सभी को एक साथ सम्मिलित करके उस समय क्या बोला जाता था? मगध बोला जाता था। और तीसरा है अंग, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र के एरिया को क्या बोला जाता है? अंग बोला जाता है। बज्जी संघ महाजनपद, बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ अटकुल था। बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह एवं कुंडल ग्राम के जात्रिक बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। बज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। बज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व की प्रथम गणतंत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन है? लिच्छवी। और सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद वर्ग निकला मगध महाजनपद, जो कि बिहार में स्थित है। तो हम लोग देखते हैं मगध महाजनपद के बारे में बिहार के परिप्रेक्ष्य में। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे क्या थे? शक्तिशाली था। मगध का प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। ये 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का विस्तार पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। मगध और अंग महाजनपद की जानकारी किस में मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। अब देखें मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से क्या था? संपन्न था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। और उसका स्थापना किसने किया था? मगध वंश का बृहदत्त किया था, जिसका पुत्र कौन था? जरासंध था। और मगध के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, जो कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन सा होता है? मगध की स्थापना किसने किया था? बृहदत्त किया था। और इसका पुत्र कौन था? जरासंध। और दूसरा है मगध की प्राचीन राजधानी, जो कि बीपीएससी में कईयों बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। मगध की प्राचीन राजधानी क्या है? राजगिरी। और बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। अब हम लोग देखेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश का काल है 544 से 412 ईसा पूर्व तक की काल है हर्यक वंश का। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेलहाना या चेलना थी। दोनों फ्रेंड्स मिलता है परीक्षा में, चेलहाना या चेलना थी। चेलहाना लिच्छवी के राजा चेटक की क्या थी? पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ मैत्री संबंध बनाया। किसके साथ मैत्री संबंध बनाया? चंद्र प्रघोत के साथ। बिंबिसार ने चंद्र प्रघोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था।
बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया था। अब देखेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु जिसका कालखंड 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार के बाद हर एक वंश का शासक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था? कुनिक। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजित का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित कर काशी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से हुई। अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ? प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से। अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अजातशत्रु ने बज्जी संघ और किसको? मल्लों को क्या किया? पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। प्रारंभ में किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया। फ्रेंड्स, बौद्ध संगति का आयोजन 4 बार किया गया है, जिसमें प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन राजगिरी में किया गया, जो कि अजातशत्रु द्वारा संभव हुआ था। सिन्हल अनुसूत्री के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया था। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से कहाँ? पाटलिपुत्र गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित कर दिया। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम क्या था? शासक था। अब हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश जो कि 412 से 344 ईसा पूर्व तक कालखंड है। शिशुनाग वंश ने हर एक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया। शिशुनाग अपना राजधानी कहाँ बनाते हैं? वैशाली लाते हैं। शिशुनाग ने अवंती राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में क्या कर लिया? मिला लिया। अवंती को मगध में क्या कर लिया? मर्ज कर लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। 394 ईस्वी में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक को पुराणों में क्या बोला गया है? काकवर्ण। और शिशुनाग के मृत्यु के बाद इसने क्या, मगध का शासक कौन बना? कालाशोक। कालाशोक के समय मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। फ्रेंड्स, जो इसमें देखा जाता है कि हर एक शासक के कालखंड में अपनी अपनी राजधानी क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, जो कि सभी राजधानी बिहार में ही एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित हो रही है। फिर देखेंगे कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया। पहला बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, और वहीं दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक द्वारा 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक ने करवाया था। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। नंद वंश जो 344 से 321 ईसा पूर्व तक है। महाजनपद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया था। महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर किस वंश की स्थापना किया था? नंद वंश की स्थापना किया था। महापद्म नंद ने एकराट या एक छत्र की उपाधि धारण किया था। एकराट मतलब क्या? जो सभी क्षेत्र को जीत लेता है उसको क्या बोलता है? एकराट बोला जाता है। और एक छत्र की उपाधि क्या धारण किया था? कौन किया था? महापद्म नंद ने किया था। पाली ग्रंथ में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। पाली ग्रंथ के अनुसार महापद्म नंद को क्या बोला गया है? उग्रसेन बोला गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। किसको? महापद्म नंद को पुराणों में क्या बोला गया है? परशुराम का क्या दूसरा अवतार बताया गया है। फिर हम लोग देखेंगे महापद्म नंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, असमक, कलिंग, मैथिली आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। कितने राज्य को महापद्म ने पराजित किया था? पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, असमक, कलिंग, मैथिली।
राज्यों को पराजित कर किस में मिला लिया था, मगध साम्राज्य का विस्तार कर लिया था सभी को मिलाकर। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय हुआ था। ये भी फ्रेंड्स यहाँ पे पॉइंट नोटिंग वाला है कि सबसे ज़्यादा मगध का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, महापद्म नंद के शासनकाल में हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि किसके समकालीन थे, महापद्म नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जो कब किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर कब किया था, 326 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में किया था, घनानंद के शासनकाल में किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी थी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की क्या हुआ, स्थापना हुई, जो कि उस कालखंड के सबसे शक्तिशाली वंश कौन था, मौर्य वंश था, जिसको हम लोग देखेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में। जिसके मौर्य वंश का शासन कब रहा, 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक, जिसमें पहला शासक कौन हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जो 321 से 298 ईसा पूर्व तक थे। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा। क्या कहा था, सेंट्रोकोटस कहा था, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी। जिसकी पुष्टि किसने किया था, विलियम जोन्स ने की थी। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस रूप से चिन्हित किया। यहाँ पर फ्रेंड सवाल जो है परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। सेंट्रोकोटस किसने किया था, कहा था विलियम जोन्स, और एंड्रोकोटस किसने किया था, प्लूटार्क और एवं एरियन दोनों ने क्या बोला था, एंड्रोकोटस किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, थे। कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, चाणक्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की क्या किया था, स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 क्या किया था, हाथी उपहार में दिया था। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कॉर्नेलिया, जो सेलुकस की क्या थी, पुत्री थे, उससे हुआ। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की क्या किया था, रचना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदकुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में, चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति यानी कि सलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को क्या कर दिया। सलेखना विधि फ्रेंड्स होता क्या है, सलेखना विधि में जैन अनुयायी है वो भोजन करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे अपने शरीर को क्या त्याग कर देते हैं, और उनकी तत्पश्चात उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और उस जैन धर्म में मृत्यु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, सलेखना विधि से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिंदुसार जो कि 298 से 272 ईसा पूर्व इनका शासनकाल रहा है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात या सी-सेन आदि नाम से भी जाना गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस और डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के क्या था, अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय के। अब हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण शासक अशोक।
अशोक का कालखंड है 269 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। उसने इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मस्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। सिन्हल अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं मिलती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में किया था, कलिंग को मगध में सम्मिलित किया गया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। अशोक पहले किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। तत्पश्चात किस धर्म को मानने लगा? बौद्ध धर्म को मानने लगा। दिव्य वरदानों के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। दिव्य दानन के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? उपगुप्त ने दी थी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष को हम लोग एक अवलोकन में देखेंगे टेबल के माध्यम से। 9वें वर्ष में उसमें क्या किया था? कलिंग विजय किया था, कलिंग का युद्ध किया था। 10वें वर्ष में वे बोध गया की यात्रा किया था। 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा किया था। 13वें वर्ष धम्म का शिलालेखों में क्या किया था? अंकन किया था, उसको मैंने उसमें चित्रित किया था। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था। अशोक ने कर घटा क्या कर दिया? लुम्बिनी की यात्रा करने के दौरान 1/8 कर दिया था कर को। फिर हम लोग देखेंगे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया। कहाँ पर किया? पाटलिपुत्र में किया था। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दासेन, दशरथ, संप्रीति, सलीसुक, देवधावर्णन, शतधनुष एवं बृहदत्त थे। कौन कौन थे? कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दासेन, दशरथ, संप्रीति, सलीसुक, देववर्धन, शतधनुष और बृहदत्त थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। मौर्य वंश का शासन काल 137 वर्षों तक चला। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नवीन धर्म का उदय हुआ था, जिस हिंदू धर्म में तमाम कुरीतियों के आ जाने के पश्चात बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। और उस समय ये धर्म अपने चरम सीमा पर थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है, लुम्बिनी में हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया का ज्योति पूज के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सूर्योधन था। उनके माता का नाम महामाया देवी था। सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? विवाह हुआ था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया था। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। क्या कहा? जब ज्ञान प्राप्त हो गया बुद्ध को, उसके बाद उनको क्या बोला गया? तथागत एवं बुद्ध बोला गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुआ था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। बौद्ध धर्म कितने आर्य सत्य थे? 4। दुख था, जिसको बौद्ध क्या बोलते थे? गौतम बुद्ध क्या बोलते थे? संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। बौद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग को दिया था, जो कि निम्नलिखित है। बौद्ध का अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, यानी हमेशा सदाचार देखना चाहिए। सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम,
सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धर्म और संघ। बौद्ध के किस मार्ग का प्रतिपादन? मध्यम मार्ग था, प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। जो जन सामान्य की भाषा क्या है? पाली है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुआ था। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम तथा द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र जो कहाँ के थे? राजगिरी के थे। बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे: सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, अहिंसा, अपरिग्रह, नृत्य गायन का त्याग, कोमल सा का त्याग, मद सेवन नहीं करना। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम में उसके प्रतीक: जन्म को क्या बोला है? कमल। यौवन को क्या बोला है? सांड। महानिष्क्रमण जो है क्या बोलता है? गृह त्याग। उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। संबोधि मतलब ज्ञान की प्राप्ति, उसका प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष। महापरिनिर्वाण उसको मतलब क्या हुआ? मृत्यु। उसका पद चिन्ह है स्तूप। धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब होता है प्रथम उपदेश, जिसको बोलता है चक्र। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान को क्या बोले? परिवर्तन विरोधी, और महायान को परिवर्तन समर्थक। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा व्रजयान का क्या हुआ? विकास हुआ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक: सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन किसने किया था? आनंद ने किया था। विनय पिटक संघ के नियम का क्या है? इसमें संकलन है। सबसे लघुतम पिटक है। विनय पिटक क्या है? सबसे छोटा पिटक है, जिसका संकलन किसने किया था? उपाली ने किया था। अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का इसमें क्या है? संकलन है। इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस ने किया था। किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस ने किया था। बौद्ध संगति फ्रेंड्स, बौद्ध संगति 4 आयोजन किया गया है, जिसको हम लोग एक टेबल के माध्यम से यहाँ पे एक नज़र से अवलोकन करेंगे। यहाँ पे दिया गया संगति जो वर्ष, स्थान, शासक, अध्यक्ष और उसकी विशेषताएं क्या है। प्रथम संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या था? राजगिरी। शासक अजात शत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। उसकी विशेषता क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना किस संगति में हुआ था? प्रथम संगति में हुआ था। अब देखेंगे द्वितीय संगति, वर्ष 383 ईसा पूर्व। स्थान वैशाली। शासक कालाशोक, अध्यक्ष साबाकामी। महासंघ एवं अस्थावीर के रूप में विभाजन। किसमें विभाजन? महासंघ एवं अस्थावीर के रूप में विभाजन द्वितीय संगति में हुआ था। तृतीय संगति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके शासक उस समय कौन थे? अशोक थे। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्रम तीस। विशेषता क्या? अभिधम्म पिटक का संकलन किया था। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति के दौरान हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति के दौरान हुआ था। और देखेंगे चौथा बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम ईस्वी के पूर्व प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुआ था। स्थान क्या था? कुंडलवन, जो कि कहाँ है? कश्मीर में है। शासक कौन थे उस समय? कनिष्क थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष। इसकी विशेषता क्या है? महायान और हीनयान में विभाजन हो गया। ये भी फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया है। महायान और हीनयान के विभाजन बौद्ध धर्म के किस संगति के दौरान हुआ था? तो चतुर्थ संगति के दौरान। इसको आप लोग याद कर लेंगे। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण की प्राप्ति है। बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथा क्या बोला था? जातक कथा में मिलती है। बुद्ध की पूर्ण जन्म की कथा की जानकारी कहाँ मिलती है? जातक कथा में प्राप्त होती है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बौद्ध धर्म से कुछ सिंबल है, उसका मतलब क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। चैत्य मतलब बौद्ध धर्म का पूजा घर। स्तूप मतलब बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का क्या? संग्रह स्थल। बिहार का मतलब बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। उसके बाद देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ
ऋषभनाथ भी कहा जाता था। किसको? ऋषभ देव को। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के क्या थे? राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। किनको? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को हुआ था। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। उन्होंने कितने महाव्रत की शिक्षा दी थी? 4 महाव्रत की शिक्षा दी, जो कौन कौन है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के बारे में हम देखेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व, कुछ जगहों पर 499 ईसा पूर्व माना गया है, जो कि सबसे ऑथेंटिक क्या है? 540 ईसा पूर्व, जो कि NCERT भी मान्यता इसको देती है, में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ, जो कि किस कुल थे? जात्रिक कुल से थे। उनके माता त्रिशाला लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुजा था। क्या था? प्रियदर्शनी या अनुजा। उनके दामाद का नाम क्या था? जामली या जमाली था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, अर्थात ज्ञान की। फ्रेंड्स, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है? एक टर्मिनोलॉजी दिया गया है, कैवल्य बोला जाता है। कैवल्य की प्राप्ति जेम्ब्रिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जैन धर्म के क्या थे? त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत: सत्य, झूठ नहीं बोलना है; अहिंसा नहीं करना है; अस्तेय, चोरी नहीं करना है; अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना है; ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना है, जिसको क्या बोला जाता है? जितेंद्रिया। जो जिस इंद्रियों से अपने आप को वश में किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? जितेंद्रिया। 5 महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी का द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध किससे है? जैन धर्म से है, जो क्या है? जैन दर्शन को यह दर्शाता है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक: प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, जिनका प्रतीक क्या था? बैल या वृषभ। द्वितीय तीर्थंकर अजित नाथ, जिसका प्रतीक था हाथी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिसका प्रतीक था सांप। 4वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक था क्या? सिंह था। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वसुपूज का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ये भी बहुत VVI पॉइंट है कि महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर कौन थे? वसुपूज का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और जैन संगतियाँ फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी 2 बार संगतियाँ हुई, जिसमें प्रथम संगति हुई है 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में। उस समय शासक थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और अध्यक्ष क्या थे? स्थूलभद्र थे। इसकी विशेषता क्या है? दिगंबर एवं श्वेतंबर जैन धर्म का में विभाजन हो गया। फ्रेंड्स, जैन धर्म जिस तरह बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था, सेम उसी तरह जैन धर्म भी दिगंबर और श्वेतंबर 2 भागों में क्या हुआ था? विभक्त हो गया था। जैन धर्म के 12 अंक का संकलन है। जैन धर्म में 12 अंक का क्या है? संकलन है। द्वितीय संगति क्या हुआ था? 512 ईस्वी पूर्व में बलाभी गुजरात में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? देवाधि क्षमा श्रवण थे। उसकी विशेषता क्या है? जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम क्या हुआ? संकलन हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतंबर एवं दिगंबर के रूप में हुआ था। दिगंबर मतलब भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया था। जो दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था जैन धर्म, उसको नेतृत्व किसने प्रदान किया था? भद्रबाहु ने किया था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। श्वेतांबर स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी, तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को क्या किया? स्वीकार किया।
अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी ईसा पूर्व में शुंग वंश की क्या की स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, क्या था, ब्राह्मण था। वह बृहदत्त का क्या था, सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को क्या कहते विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए, 2। इससे पुरोहित पतंजलि थे। इसमें पुरोहित क्या कौन थे, पतंजलि थे। पुष्यमित्र की हत्या के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में क्या बना, राजा बना। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है, मालविका अग्निमित्रम, जो किसके रचना है, कालिदास के रचना है। फ्रेंड्स पुस्तक और रचना, जो रचना है और उसके रचयिता कौन है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया था, कालिदास की नाटक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन थे, देवभूति था। कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर की। वसुमित्र शुंगों के आमत्य क्या थे, मंत्री थे। कण्व वंश भी क्या था, ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का क्या कहता अंत किया था। कुषाण वंश। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे क्या थे, अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम हिंद यूनानी, शाक, पल्लव और कुषाण। कुषाण वंश के यूची तोकची जाति से संबंधित है। कुषाण वंश किस जाति से संबंधित है, यूची तोकची जाति से संबंधित। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कॉडफिसस था। इस वंश के सबसे प्रमुख शासक कौन था, कनिष्क था। कनिष्क वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। कहाँ थी, कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। 2 जगह थी, पेशावर और क्या थी, मथुरा थी। और अशोक घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की को कनिष्क ने पाटलिपुत्र में विजित किया था। कनिष्क के समय गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। कौन कौन कला, गांधार और मथुरा कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में राजा बनने के अवसर पर शक संवत क्या कौन सा संवत चलाया था, शक संवत को चलाया था। कौन था चलाया था, कनिष्क ने चलाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का क्या था, आधिपत्य था। उसके बाद देखेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईसा पूर्व में किया था। श्रीगुप्त की उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त 280 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण किया था। महाराज की उपाधि किसने धारण किया था गुप्त वंश में, श्रीगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम, जो 320 से लेकर 335 ईस्वी तक है। गुप्त वंश का वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता था। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। और शक संवत 78 ईस्वी में किसने चलाया था, कुषाण ने चलवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाधीराज की उपाधि धारण किया था। महाधीराज की उपाधि किसने धारण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखें समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी में। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का क्या बोलते नेपोलियन कहकर संबोधित किया। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक और अप्रतिरथ की उपाधि क्या थी, धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के उत्तरापथ के कितने 9 राजाओं और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को क्या कहते विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त क्या भी बोला जाता है, कविराज। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य क्या मिलता है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा क्या घोषित कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय
375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। किनसे विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने? ध्रुव देवी और कुबेर नाग से। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपनी अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षकों के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात एवं काठियावाड़ का क्या कर लिया था? विजय कर लिया था। कौन कौन? काठियावाड़ और गुजरात। चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। कब से कब? 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, बारहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट और घटकर्पण, छपनक और भरूची। अब देखें कुमार गुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी की पुत्र कुमार गुप्त प्रथम 415 ईस्वी पूर्व में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के समय हुई थी। कुमार गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किस काल पीरियड में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? गुप्त काल में। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक। मध्य एशिया के बर्बर जाति हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूनों को मलेच्छ कहा गया है। अभिलेख में हूनों क्या बोला गया है? मलेच्छ की संज्ञा दिया गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का क्या हुआ था? अंत हो गया। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपाधियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। किसने गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी? B.A. स्मिथ ने दिया था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे, जो 750 ईस्वी में उन्होंने किया था, स्थापना किया था पाल वंश की। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया था? बिहार शरीफ में किया था। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर में है, की स्थापना की। सोमपुर महाविहार वर्तमान बांग्लादेश में है का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल ने कौन संघर्ष किया? त्रिपक्षीय संघर्ष किया था, जिसमें प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से क्या किया? संघर्ष किया था। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल ने किससे उपाधि धारण की थी? उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। कब बना देवपाल? उसका 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपना क्या बनाया? राजधानी बनाया। देवपाल ने जावा, जो कि कहाँ है? इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को क्या नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिया था। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांस्य की मूर्तियाँ अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं विठपाल इस काल के क्या प्रवर्तक माने जाते हैं। प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश, शासक एवं उसकी राजधानियाँ, इसको हम लोग एक नज़र में देखेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास, वंश, शासक एवं उसकी राजधानियाँ। पहला है बृहदत्त, जिसकी राजधानी
क्या था, गिरिवज या राजगिर मगध का प्रथम राजधानी। बिसार जिसकी राजधानी गिरिवज या राजगिरी। उदयन पाटलिपुत्र, उदयन की राजधानी पाटलिपुत्र। शिशुनाग की राजधानी वैशाली। कालाशोक के समय राजधानी पाटलिपुत्र। नंद वंश के समय राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के समय पाटलिपुत्र। कुषाण के समय राजधानी पुरुषपुर एवं मथुरा। गुप्त वंश के समय पाटलिपुत्र राजधानी था। पाल वंश के समय मुंगेर में राजधानी था। प्राचीन बिहारी इतिहास के प्रमुख साहित्य को एक टेबल के माध्यम से एक नज़र में अवलोकन करेंगे। साहित्य, लेखक और उसकी विशेषता। साहित्य की क्या विशेषता है, सबसे पहले देखेंगे अर्थशास्त्र, जो जिसके लेखक कौटिल्य थे, राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध। और दूसरा है बुद्ध चरित्र, जिसके लेखक अश्वघोष थे। विशेषता, बौद्ध धर्म का महाकाव्य। प्रज्ञा परमिता, लेखक कौन थे, नागार्जुन थे। विशेषता क्या थी, शून्यवाद का सिद्धांत। सीयूकी, उसके लेखक कौन थे, हेन सांग थे। उसकी विशेषता क्या थी, भारत का यात्रा विवरण। इंडिका साहित्य, उसकी लेखक मेगास्थनीज। इसकी विशेषता ये मौर्य साम्राज्य का विवरण इसमें मिलता है। मिलिंद पनाहो, जिसके लेखक कौन थे, नागसेन थे। इसकी विशेषता क्या है, वैक्ट्रियन एवं शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण है। वैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का क्या है, इसमें संग्रहण है। ललित विस्तार, इसके विशेषता क्या है, इसका लेखक का प्रमाण फ्रेंड्स नहीं मिलता है। इसकी विशेषता है बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है इसमें। महावंश, इसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। जातक कथा है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं इसमें। फ्रेंड्स, तो आज यहीं पे प्राचीन बिहार के इतिहास यहीं पे समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखकर अपने आपकी प्रतिक्रिया कमेंट में मुझे अपेक्षित है। धन्यवाद।